हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल थिंकर्स में हम पढ़ेंगे जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी या यूसी नेट सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है। तो जेरेमी बेंथन, ठीक है, जेरेमी बेंथन का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 1748, ठीक है, 1748 में इनका जन्म हुआ था और 6 जून 1832 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इंग्लैंड के न्यायविद, ठीक है, कहाँ के थे ये? इंग्लैंड। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं फिर हम शुरू करते हैं। तो इंग्लैंड के न्यायविद, दार्शनिक तथा विधिक और सामाजिक सुधारक थे जेरेमी बेंथन। वह उपयोगितावाद का कट्टर समर्थक था। जेरेमी बेंथम प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांतों का ये विरोधी था। जेरेमी बेंथन, ठीक है। और उसकी शासन पर जो विचार थे, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उसने और 1776 में पुस्तक पुस्तक प्रकाशित हुई थी और जिसमें उसने यह मत व्यक्त किया था कि किसी भी कानून की उपयोगिता की कसौटी यह है कि जिन लोगों से उसका संबंध हो उसके आनंद, हित और सुख की अधिक से अधिक वृद्धि वह कर सके। यानी जो भी लोग हैं और कानून की कोई भी कानून बनता है तो उसकी कसौटी पर यह है कि जिन भी चीज से उसका संबंध हो, जिन भी विषय से संबंध हो, उसमें लोगों को अधिक से अधिक आनंद मिले, अधिक से अधिक उनके हित हो और अधिक से अधिक उनको सुख की प्राप्ति हो सकी। उसकी दूसरी पुस्तक भी थी, एक आचार और विधान के सिद्धांत है इसमें, इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। इसमें उन्हें उपयोगितावाद का जो मर्म है, इसमें उपयोगितावाद का वो इसमें संग्रहित है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसने इस बात पर बल दिया था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही प्रत्येक विधान का, प्रत्येक विधि का लक्ष्य होना चाहिए और उपयोगिता का सिद्धांत अर्थशास्त्र में भी लागू करना चाहता था। और जेरेमी बेंथन का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अपने हित संपन्न करने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए और किसी भी तरह के प्रतिबंध के बिना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जेरेमी बेंथम। ठीक है। तो देखिए, बेंथम ने इसे दर्शन की दृष्टि, विशिष्ट चिंतन धारा का रूप दिया। उपयोगितावाद को पृष्ठले के लेख इजी ऑफ गवर्नमेंट, सर्वाधिक लोगों की सर्वाधिक प्रसन्नता का सूत्र ग्रहण किया। बेंथम की रचनाएं हैं फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो कि फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 1776 में, और डिस्कोर्सेज, ये लेजिस्लेशन, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 एडी, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल पैनल लेजिस्लेशन, ये 1802 एडी, ये थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, ये 1811 ईस्वी में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, यह 1830। इसी महत्वपूर्ण ये बेंथम की रचनाएं हैं। चलिए, बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत की सर्वोत्तम व्याख्या अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में की है और इस पुस्तक का पहला वाक्य ही था, पहला वाक्य क्या था कि प्रकृति ने मानव को दो प्रमुख स्वतंत्र संपन्न स्वामियों, सुख और दुख के अधीन बनाया है। ठीक है। प्रकृति ने मनुष्य को दो प्रमुख संपन्न स्वामी, कौन है? सुख और दुख। तो व्यक्ति को उसके अधीन बनाया है, क्योंकि व्यक्ति को किसी भी कार्य करने से या तो सुख मिलता है या तो उसको दुख की अनुभूति है या तो उसको दुख मिलता है। तो बेंथम के अनुसार उपयुक्त विचार न केवल व्यक्तियों के कार्यों के संबंध में वरन सरकार के प्रत्येक कार्य के संबंध में सत्य हैं। तो बेंथम के अनुसार जो उपयुक्त कार्य हैं, यानी प्रकृति ने जो सुख और दुख के अधीन व्यक्ति को बनाया है, तो उपयुक्त कार्य न केवल व्यक्तियों और कार्यों के संबंध में वरन सरकार जो भी कार्य करती है उसके संबंध में ये सत्य होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार के समस्त कार्यों और जो उसकी नीतियां होती हैं,
वो एकमात्र कसौटी उनसे प्राप्त होने वाली क्या है? उपयोगिता। यानी सरकार कोई भी कार्य करती है और या कोई भी नीति लागू कर रही है सरकार, तो क्या होना चाहिए? उससे व्यक्तियों का अधिक से अधिक भलाई होनी चाहिए, अधिक से अधिक उनका भला होना चाहिए, और एकमात्र प्राप्त होने वाली या कितनी वो उपयोगी है व्यक्ति के लिए, इस चीज को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाई जानी चाहिए। राज्य और समाज में उपयोगिता का मानदंड क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होता है। ठीक है, बेंथम के विचार। बेंथम के अनुसार सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं, इसलिए सुखों को नापा जा सकता है। तो बेंथम कहता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, लेकिन गुणों का उसमें अंतर नहीं हो जाता है, इसलिए सुखों को क्या किया जा सकता है? उसे नापा जा सकता है। ठीक है, बेंथम का कहना था कि क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। ठीक है, तो वास्तव में प्रथम नैतिक शास्त्र गणित की ही भांति अध्ययन करना चाहते थे उपयोगिता को नापने के लिए। ठीक है, जो प्रथम नैतिक शास्त्र थे वो गणित की भांति क्या करना चाहते थे? अध्ययन करना चाहते थे उपयोगिता को नापने के लिए, और फेलिसिफिक कैलकुलस का निर्माण किया उसको नापने के लिए। ठीक है, उपयोगिता को नापने के लिए किसका निर्माण किया? फेलिसिफिक कैलकुलस। बेंथम ने सुख दुख मिलने के 5 स्रोत बताए हैं। पहला स्रोत है भौतिक या प्राकृतिक, यानी भौतिक तरीके से भी हमें दुख या सुख की प्राप्ति हो सकती है, और प्राकृतिक नेचर द्वारा भी हमें दुख और सुख की प्राप्ति हो सकती है। राजनीतिक तरीके से भी हमें सुख की प्राप्ति या दुख की प्राप्ति हो सकती है। राज्य की नीतियां अगर सही अच्छी लागू है, हमारे लिए लाभदायक है, तो हमें सुख मिलेगा, और राज्य की नीतियां अगर अच्छी नहीं है तो हमें उससे दुख उत्पन्न होगा, दुख मिलेगा। नैतिक या सार्वजनिक। ठीक है, नैतिक रूप से भी दुखों या सुखों को मापा जा सकता है, सार्वजनिक रूप से भी नापा जा सकता है, यानी सार्वजनिक तरीके से किसको कितना सुख मिल रहा है, किसको कितना दुख मिल रहा है, ये सब चीजें सार्वजनिक तरीके से भी नापी जा सकती हैं। समाज का भला हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, तो एक तरीके से सार्वजनिक तरीके से सुख है। अगर समाज का बुरा हो रहा है, समाज के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, समाज के साथ बुरे बर्ताव हो रहे हैं, समाज को परेशानियां हो रही, तो एक तरीके से क्या है? वो एक समाज के लिए दुखदाई है। सामाजिक तथा धार्मिक तरीके से भी, सामाजिक तरीके से भी और धार्मिक धार्मिक तरीके से भी सुखों और दुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो बेंथम ने सुख और दुख के 2 प्रकार बतलाए हैं। ठीक है, 5 स्रोत बताए इन्हें, किन स्रोतों से दुख या सुख की प्राप्ति होती है। फिर बेंथम ने दुख और सुख के 2 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है सामान्य, एक सरल या सामान्य प्रकार होता है, दूसरा प्रकार है एक जटिल प्रकार। सामान्य या सरल प्रकार के 14 सुख होते हैं और 12 प्रकार के दुख होते हैं, यानी सुख तो 14 होते हैं सामान्य सरल प्रकार के, लेकिन दुख होते हैं 12। ठीक है, बेंथम ने सुख तथा दुख को मापने की निम्न विधियां बताई हैं। तीव्रता। ठीक है, तीव्रता, समय प्रसार, निश्चय, समीपता, उपजाऊपन, शुद्धता और विस्तार, ये क्या है? ये निम्न विधियां हैं जो सुख और दुख को इनके द्वारा मापी जा सकता है। बेंथम कहता है कि एक और सभी सुखों के सभी मूल्यों को जोड़ दिया जाए, और दूसरी ओर सभी कष्टों के मूल्य को, बेंथम कहता है कि एक और जो सभी सुख हैं उनको जोड़ लो, उनके सभी मूल्य जोड़ लो, उनका जो निष्कर्ष है वो जोड़ लो, और दूसरी तरफ क्या करो? जो कष्ट मिले हैं उनके मूल्य को जोड़ लो, उसके परिणाम को जोड़ लो। यदि घटाने पर, अगर घटाया जाए, माइनस किया जाए, तो उसमें सुख की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि जो अमुक कार्य किया गया वह समग्र दृष्टि से क्या है? अच्छा है, अगर उससे सुख की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कार्य करने से कुछ नुकसान भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है, तो अगर उसे सुख की मात्रा अधिक हुई तो वह कार्य अच्छा माना जाएगा, और यदि कष्ट अधिक हो तो क्या है? समग्र दृष्टि से वो कार्य अच्छा नहीं है, वह कार्य बुरा है। तो बेंथम कहता है कि एक ओर सभी सुखों के सभी मूल्य को जोड़ दीजिए, और दूसरी ओर सभी कष्टों के मूल्यों को। यदि घटाने पर भी सुख की मात्रा अधिक हो तो इसका अर्थ हुआ कि अमुक कार्य समग्र दृष्टि से अच्छा, और यदि कष्ट अधिक हो तो समग्र दृष्टि से बुरा है। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग
लॉर्ड विलियम बेंटिंक की इसलिए बात आती है कि उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासन था बेंथम के समय। तो बेंथम के विचारों का लॉर्ड विलियम बेंटिंक पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और बेंटिंक ने बेंथम को लिखा था कि वस्तुतः भारत का गवर्नर जनरल मैं नहीं बल्कि आप होकर जा रहे हैं। ठीक है, तो बेंथम आए थे तो उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बेंटिंक ने बेंथम को लिखा था कि वस्तुतः भारत का गवर्नर जनरल मैं नहीं हूं बल्कि आप यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल होकर आ गए। उसकी नीतियों से इतना प्रभावित था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जैसा कि आप जानते हैं, काफी सुधार भी किए हैं। बेंथम ने अपने विचारों में सामाजिक अनुबंध की कड़ी की आलोचना की है। बेंथम के अनुसार, क्योंकि बेंथम के अनुसार राज्य का आधार उसकी उपयोगिता है। यदि राज्य व्यक्ति के सुख का हरण करता है तो वह राज्य से विद्रोह कर सकता है। यानी क्या बेंथम क्या कहता है कि राज्य का आधार क्या होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, अधिक से अधिक उपयोगी हो लोगों के लिए। यदि राज्य व्यक्ति के सुख का हरण करता है तो राज्य से विद्रोह व्यक्ति कर सकता है, राज्य से विद्रोह करना चाहिए। बेंथम ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को बेंथम ने क्या माना है, सर्वोत्कृष्ट माना है। बेंथम ने लोकसभा को अधिक प्रजातंत्रात्मक बनाने के लिए कहा कि संसद का निर्वाचन प्रतिवर्ष होना चाहिए। वह वयस्क पुरुष मताधिकार तथा गुप्त मतदान का समर्थक था। ठीक है, बेंथम बेंथम ने विधि के दो प्रकार बताए हैं, दैवीय विधि तथा मानवीय विधि। दो विधियां बतलाई हैं, एक दैवीय विधि जो दैवीय स्थिति से हमें मिलती है, ठीक है, और एक मानव द्वारा उत्पन्न की गई, मानव के द्वारा क्रिया की गई जो दूसरी विधि है। एक ईश्वरीय विधि एक तरीके से कह जा सकते हैं दैवी विधि को। जैसे कई बार कुछ काम बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं ईश्वर ने ऐसा किया है या ईश्वर की मर्जी थी। तो और एक मानव खुद उत्पन्न करता है, अपनी गलतियों से बुरे नतीजे भी भोगता है और अपने कर्मों से अच्छे कार्यों के भी नतीजे परिणाम देखता है। तो इसमें है कि एक तो दैवी विधि है और एक मानवीय विधि। राज्य की परिभाषा देते हुए बेंथम लिखता है कि राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए उपयोगिता को बनाए रखने तथा उसकी अभिवृद्धि करने के लिए संगठित किया जाता है। ठीक है, जो लोगों के लिए उपयोगिता को बनाए रखने तथा उसकी अभिवृद्धि करने के लिए संगठित किया जाता है, अर्थात हित या सुख की वृद्धि के लिए स्थापित किया जाता है। बेंथम कहता है कि मनुष्य स्वभावतः राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है कि अवज्ञा होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो राज्य, बेंथम कहता है कि मनुष्य राज्य के पालन इसलिए करता है क्योंकि अगर वह राज्य की अवज्ञा करेगा, राज्य की कार्यों नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसका अधिक से अहित अहित हो सकता है और वह आज्ञा पालन को अधिक उपयोगी मानता है। राज्य के स्वरूप के संबंध में बेंथम की धारणा थॉमस पेन, लॉक आदि की तरह पूर्णतः व्यक्तिवादी है। ये लोग व्यक्तिवादी थे, लॉक और थॉमस पेन। जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो भी तो यही चाहती है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक भला होना चाहिए, राज्य को ऐसे कार्य करना चाहिए कि व्यक्ति अधिक अधिक और व्यक्ति को स्वतंत्र होना। तो ये बेंथम की विचारधारा भी वहीं पहुंचती है समाज को, और व्यक्ति को क्या होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। और इसलिए वह राज्य को व्यक्तिवादियों की तरह एक आवश्यक बुराई मानते हैं। तो व्यक्तिवादी राज्य को क्या मानते थे, आवश्यक बुराई मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य क्या है, आवश्यकता है उसकी, लेकिन क्या है, वह एक बुराई है। जैसे अराजकतावादी कहते हैं कि अनावश्यक बुराई है, यानी राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं, हम ठीक है, अराजकतावादी ये कहते हैं। लेकिन व्यक्तिवादी कहते हैं कि आवश्यक बुराई, यानी राज्य की आवश्यकता तो है लेकिन राज्य में बुराइयां भी हैं, राज्य में बुराइयां बहुत है लेकिन उसकी आवश्यकता भी है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए राज्य की आवश्यकता भी है, नहीं तो इंसान क्या हो जाएगा, बर्बर स्थिति में चला जाएगा। उसी तरीके से बेंथम का भी कहना है कि राज्य की आवश्यकता तो है लेकिन वह एक आवश्यक बुराई है, इसलिए अधिक से अधिक व्यक्ति की भला, समाज के भला पर राज्य को ध्यान देना चाहिए और ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिससे व्यक्ति का अधिकतम से अधिक उनका भला हो सके। प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए बेंथम कहता है कि अधिकार मानव के सुख में जीवन के नियम है जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। तो जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं उसके आलोचना करते हैं बेंथम और कहते हैं कि अधिकार मानव के सुख में जीवन के नियम है एक तरीके से, और राज्य के जो कानूनों द्वारा मान्यता उनको प्रदान की जाती है। ठीक है,
बेंथम कानून की परंपरावादी धारणा का उग्र विरोधी था। ठीक है, जो कानून की परंपरावादी धारणा थी उसका विरोधी था। वह उपयोगिता के आधार पर कानून का औचित्य सिद्ध करना चाहता था, यानी कितना उपयोगी है कौन सा कानून व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, उसी को करना, उसी कानून को लागू करना चाहिए। उसका कहना था कि अधिकतम सुख का सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों में एक प्रकार का सार्वभौम साधन दे सकता है, जिसके द्वारा वह विवेक तथा विधि के हाथों सुख के वस्त्र बना सकता है। तो उसका कहना था कि अधिकतम सुख का सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों में एक प्रकार का साधन सार्वभौम दे सकता है, लेकिन जिसके द्वारा वह विवेक और विधि के हाथों सुख के वस्त्र बना सकता है। बेंथम के अनुसार कानून का प्रमुख कार्य सर्वहित की भावना को इस प्रकार अनुशासित करना है जिससे वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अधिकतम सुख प्राप्ति में योग दे सके। तो बेंथम के अनुसार कानून का प्रमुख कार्य होना चाहिए सर्वहित की भावना, और इस प्रकार सर्वहित की सामाजिक रूप से इस तरीके से लोगों की भला करना, अनुशासित करना, जिससे वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अधिकतम सुख की प्राप्ति में योग दे सके। बेंथम उपयोगितावाद के आधार पर कानून के 4 प्रमुख उद्देश्य बताता है। ठीक है, आजीविका, इक्वलिटी, आजीविका, समानता, सुरक्षा, पर्याप्तता। ठीक है, तो बताता है 4 प्रमुख उद्देश्य हैं इसके बेंथम के। आजीविका, समानता यानी इक्वलिटी, सुरक्षा सिक्योरिटी, और ये पर्याप्तता। ठीक है, 4 इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। कानून की परिभाषा करते हुए बेंथम कहता है कि कानून संप्रभु के इच्छा का आदेशों की तरह अभिव्यक्तिकरण है, जिससे राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक पालन करते हैं। तो बेंथम कहता है कि कानून संप्रभु की इच्छा के आदेशों की तरह क्या है, अभिव्यक्तिकरण है एक तरीके से, जिससे राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा से स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। बेंथम की कानून की धारणा में ही उसकी स्वतंत्रता संबंधी धारणा अभिव्यक्त होती है। वह कहता है कि कानून क्या है, एक आदेश है, एक प्रतिबंध है, इसलिए वह स्वतंत्रता का शत्रु है। तो बेंथम ये भी कहता है कि कानून एक आदेश है, यानी व्यक्ति को, समाज को क्या है, जो भी कानून है एक आदेश के तरीके से होते हैं और उसे हम उनका सबका हमको पालन करना अनिवार्य है। अगर हम पालन नहीं करेंगे, राज्य उस कानून के विरुद्ध रहेंगे, तो हम दंड के पात्र होंगे। तो कानून कहता है कि एक आदेश है, एक तरीके से प्रतिबंध है, यानी व्यक्ति अपने मन के कार्य नहीं कर पाता है और उसको प्रतिबंध लगे होते हैं कानूनों के द्वारा, विधि के द्वारा, और इसलिए कानून कहता है कि वह स्वतंत्रता का शत्रु, यानी व्यक्ति को स्वतंत्र रहने नहीं देता है कानून। बेंथम कहता है कि नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की व्यवस्था करना राज्य का उद्देश्य नहीं है। बेंथम कहता है कि नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की व्यवस्था करना राज्य का उद्देश्य नहीं है। बेंथम के शब्दों में सुख ही एकमात्र कसौटी है और स्वतंत्रता को उस कसौटी पर कसा जाना चाहिए। यानी बेंथम कहता है कि सिर्फ नागरिकों को स्वतंत्रता की व्यवस्था करना राज्य का उद्देश्य नहीं है, और बेंथम के शब्दों में सुख ही एकमात्र कसौटी है, यानी सुख ही सब कुछ है और स्वतंत्रता को उस कसौटी पर कसना चाहिए। राज्य का ध्येय अधिकतम सुख है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं, यानी राज्य का ध्येय होना चाहिए कि अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, जबकि अधिकतम स्वतंत्रता की प्राप्ति को वह सही नहीं समझता। कहता है कि अधिकतम सुख होना चाहिए, राज्य का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति को अधिकतम से अधिकतम सुख मिलना, कि सिर्फ उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ठीक है, राजतंत्र के शासन का समर्थन करते हुए बेंथम कहता है कि यह दुर्गुण दुनिया राजतंत्र में ढाल दिए जाने पर ठीक हो सकती है। तो राजतंत्र शासन का समर्थन करते हुए बेंथम कहता है कि यह दुर्गुण दुनिया है जो राजतंत्र में अगर उसे ढाल दिया जाए तो वह ठीक हो जाएगी, वह ठीक हो सकती है और ठीक प्रकार से अपना कार्य कर सकती है। डेविडसन कहता है कि उसका यानी बेंथम का विश्वास गणतंत्र में है, क्योंकि उसका विचार है कि कार्य कुशलता, मितव्यता, जनता की सरोजता के लक्ष्य को गणतंत्र में ही प्राप्त कर सकता है। तो जिस तरीके से राजतंत्र को वो समर्थन तो करता है, लेकिन जो उसके विचार हैं अधिक से अधिक व्यक्तियों का सुख प्राप्ति हो, उपयोगी हो, वह सब विचार है वो किससे मिलते हैं, गणतंत्र से मिलते हैं, क्योंकि राजतंत्र में तो ये सब चीजें मिलना संभव नहीं है। यह सब चीजें तभी व्यक्ति हासिल कर पाएगा जब वो गणतंत्रात्मक शासन होगा, लोगों का ध्यान दिया जाएगा। राजतंत्रात्मक शासन में ये सब चीजें सही नहीं हो सकती।
लेकिन कहता है वो कि समर्थन करता है राजतंत्र का, लेकिन वो वाकई में किसका समर्थक है? गणतंत्र का समर्थक है। ठीक है। बेंथम के अनुसार संप्रभुता निरपेक्ष और असीमित है, परंतु उपयोगिता के आधार पर संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाता है। तो बेंथम कहता है कि संप्रभुता जो होती है, संप्रभु क्या है? निरपेक्ष है और असीमित भी है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं, और निरपेक्ष है यानी किसी भी पक्ष में नहीं है, परंतु उपयोगिता के आधार पर संप्रभुत्व पर भी प्रतिबंध लगाता है। और वह कहता है कि विशाल जनमत किसी विधि का विरोध करता है। यदि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जनमत, विशाल जनमत किसी विधि या कानून का विरोध करता है, तो वह संप्रभु का कर्तव्य होता है कि वह उस कानून को, उसे कानून का रूप कदापि न प्रदान करे। ठीक है। जैसे कि किसानों का आंदोलन ही आप एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि जब किसानों ने आंदोलन किया था, तो सरकार को 1 साल के बाद स्वयं बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि सरकार जो है उससे किसान का हित नहीं होता, और उन्होंने इस कानून का विरोध किया, तो सरकार ने जो कानून बनाया था उसे वापस ले लिया। तो संप्रभु का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उसे उस कानून को कदापि कानून का रूप न प्रदान करें। जब अगर अधिक से अधिक मात्रा में लोग, उसका विशाल मात्रा में विशाल जनसमूह उसका विरोध करता है, तो उस कानून को लागू नहीं करना चाहिए। बेंथम अपराधी को अपराध के अनुपात में दंड देने का समर्थक था, यानी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसका जो भी जिस तरीके का अपराध करता है उसको दंड देना चाहिए। डेविडसन ने इस बारे में लिखा है कि बेंथम का विचार था कि दंड देने में भावना या दुर्भावना से काम नहीं लिया जाना चाहिए। तो डेविडसन एक लिखता है, कहता है कि बेंथम चाहता था कि जब अगर किसी को दंड दिया जाए तो उसमें ना ही किसी भावना या किसी दुर्भावना, किसी दोष दोष द्वेष भाव से उसमें काम नहीं करना चाहिए। भावना या दुर्भावना यानी जो भी उसने गलत कार्य किया, जो भी अपराध किया है, जिस तरीके का वो पात्र है दंड के लिए, उसको उसी तरीके का दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और फिर हम यहाँ पे, ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और बेंथम के विचारों की आलोचना। ठीक है। हमने आज उसके विचार पढ़े, उपयोगितावादी विचार, और बेंथम की हम नेक्स्ट वीडियो में बेंथम ने जो भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और विद्वानों द्वारा आलोचना की जाएगी, और क्या कमियां हैं उसके विचारों में, यह सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आलोचना में। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे आपके, और आलोचना से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, और लाइक करें। नए हैं चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।